ठीक है जी। फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोगों ने स्टार्ट करा था, हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करे थे और इस लेक्चर को फ्लूइड मैकेनिक्स के जो लेक्चर्स हैं उसको मैंने स्टार्ट करने के टाइम आपको बताया था कि हमने फ्लूइड मैकेनिक्स की थ्योरी बहुत पहले पढ़ी थी, महीनों हो चुके हैं जब हमने फ्लूइड मैकेनिक्स की थ्योरी पढ़ी थी। तो हो सकता है कि आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की थ्योरी थोड़ी सी भूल गए हो, आपको थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत हो और अभी आज की तारीख में आप लोग कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। मैं मान लेता हूं कि आप आरसीसी पढ़ रहे हो, तो मैंने बोला था कि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स इस तरीके से स्टार्ट करूंगा कि किसी भी एग्जाम के लिए अगर उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आपको 100% होना चाहिए, तो जो ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आपको ओनली 20% नॉलेज भी अगर हुई फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसमें हर एक क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा। कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में अगर आपने बीटेक जस्ट पास आउट हो और आपको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बिना थ्योरी पढ़े इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। और इसीलिए मुझे कुछ टाइम लगेगा किसी भी सब्जेक्ट की, जब हम यूनिट स्टार्ट करते हैं तो जब हम उसको स्टार्ट करते हैं उसमें टाइम लगता है, क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करता हूँ, फिर उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स पे आगे के क्वेश्चंस आते हैं। भाई जो इसके आगे क्वेश्चन आएंगे वो उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आएंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर आपने प्रीवियस क्वेश्चन में बस इसके प्रीवियस लेक्चर में बस आपने 5 क्वेश्चन कराए, क्योंकि यार वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, तो कॉन्सेप्ट बताने में टाइम लगेगा। और मैं तो आपको यही बोल रहा हूँ कि आप थ्योरी रिवाइज मत करो। तो शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है, क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, मैनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू डिटरमाइन। अब देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, अगर मैं आपसे मैनोमीटर की बात करूं तो हमने तो भैया मैनोमीटर भी पढ़ लिया और हमने तो भैया बैरोमीटर भी पढ़ लिया। हमने तो मैनोमीटर भी पढ़ लिया और हमने तो बैरोमीटर भी पढ़ लिया। और हमने देखा कि जो मैनोमीटर और बैरोमीटर है वो दोनों प्रेशर या प्रेशर डिफरेंस, जनरली प्रेशर के लिए कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कर रहा है तो कोई लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कर रहा है, या फिर कोई 2 पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा है, तो जो भी हो मैनोमीटर और बैरोमीटर जनरली प्रेशर के लिए यूज होते हैं, प्रेशर कैलकुलेशन के लिए, प्रेशर डिटरमिनेशन के लिए यूज होता है। अब देख लेते हैं कि इन्होंने 4 ऑप्शन में अभी देखो अभी जो 6th क्वेश्चन आया है, ऐसे क्वेश्चन उन 5 क्वेश्चन में भी था। अभी जो 6th क्वेश्चन आपके सामने आया है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं आपसे ऑलरेडी यूज कर चुका हूं और इस क्वेश्चन में मुझे टाइम नहीं लगेगा। मैनोमीटर प्रेशर के लिए यूज होता है। फर्स्ट ऑप्शन में कहीं पर भी प्रेशर नहीं है, वाटर कंटेंट एंड वॉइड रेशियो, स्पेसिफिसिटी ड्राइनेसी नो, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिसिटी नो। हमारा मैनोमीटर और बैरोमीटर प्रेशर मेजरमेंट के काम में आता है। इन 4 ऑप्शन में कहीं पर भी प्रेशर नहीं दिख रहा तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, डी। वैसे मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं आपसे यूज ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी। अगर मैं आपसे पूछूं, आप एक चीज ध्यान से देखना, हम लोग जितने भी मशीन्स देखते हैं, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, कल ही मैंने 2 क्रेन्स यूज कराई। उन क्रेन की कैपेसिटी क्या थी, 400 टन। 400 टन का मतलब 400 टन वेट को लिफ्ट कर सकती है। और आपको पता है मैं क्या बताऊं, हम लोग तो भाई क्रेन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्रेन्स मैंने बहुत बार यूज कराई है। देखो कौन कौन सी मशीन्स मैंने अपनी लाइफ में, जो कंस्ट्रक्शन की मशीन है वो कौन कौन सी यूज कराई है। एक होता है हाइड्रा, ध्यान से देखना प्लीज, हाइड्रा, हाइड्रा। दूसरा जेसीबी, जेसीबी फुल जोसेफ साइरन बेमफोर्ड। एक होता है हाइड्रा, एक होता है जेसीबी। और क्या यूज करा है, क्रेन यूज कराई है। और क्या यूज करा है, प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और क्या यूज करा है, मैन लिफ्टर, मैन लिफ्टर। और क्या यूज करा है, टीएमसी। ये 5 मशीन ऐसी है जिनसे मेरा पाला रोजाना पड़ता है। हाइड्रा से पड़ता है, क्रेन से पड़ता है, जेसीबी से पड़ता है, मैन लिफ्टर से पड़ता है और टीएमसी से। इन 5 से मेरा, और अगर एक और मशीन की मैं आपसे बात करूं जो कभी कभी 3-4 दिन में मेरा, बूम प्लेसर। बूम प्लेसर जिसने भी अगर कंस्ट्रक्शन का काम करा है, जो भी साइट पर गया है, ये सारी मशीनें कंस्ट्रक्शन में काम आती है, जिससे मेरा डेली बूम प्लेसर से 4-5 दिन में एक बार वाला पड़ता है, क्योंकि डेली तो कंप्लीट होता नहीं है, 4-5 दिन में एक बार कंप्लीट होता है। और बूम प्लेसर जनरली कॉलम्स के लिए या पियर के लिए काम आता है। अगर मैं आपसे बात करूं सारी मशीनें, इसमें से आप कौन कौन सी मशीन जानते हो। एक तो आप जेसीबी जानते होंगे, दूसरा क्रेन जानते होंगे। अगर मैं हाइड्रा की बात करूं तो हाइड्रा भी, अब हाइड्रा क्या होता है भाई, कोई चीज आप मान लो आपको एक साइट मिल गई, तो क्या होता है, साइट है तो स्टील भी आएगा, सामान भी आएगा, बहुत सारी चीजें आती है साइट पर,
हैवी भी चीजें आती है। तो हाइड्रा क्या होता है, ऐसी मशीन होती है जो एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर शिफ्ट करता है, उसको हम हाइड्रा बोलते हैं। जेसीबी का काम क्या जनरली, जेसीबी का काम होता है भाई साहब, एक तो ब्रेकिंग का काम होता है। जेसीबी में दो चीजें होती है, एक होता है ब्रेकर, और हाँ एक और चीज मैं आपसे बोलूं सातवां एक्सकेवेटर। एक्सकेवेटर से भी मेरा डेली पाना पड़ता है। ये सारी की सारी मशीनें आप छोड़ दो, ये हम बाद में कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। पर जेसीबी और क्रेन तो आप अच्छी तरीके से जानते हो भाई। जेसीबी क्या करती है, जेसीबी में इतनी पावर होती है कि वो मिट्टी को खोद देती है। जेसीबी में इतनी पावर होती है कि वो मिट्टी को खोद देती है। क्रेन में इतनी ताकत होती है कि वो हैवी हैवी चीजों को, अब 400 टन की क्रेन है, 400 टन, एक टन में कितना है, एक टन में 1000 केजी है। 400 टन की क्रेन है, 400 इंटू 1000 कर दो उतना केजी, भाई एक टन में कितना 1000 केजी होता है, तो 400 इंटू 1000 कर दो उतना केजी ये क्रेन उठा सकती है। तो सारी की सारी जो मशीन्स हैं, ये सारी की सारी मशीन से ही कैसे काम करती है भाई साहब, ये काम करती है पास्कल्स लॉ पर। ये सारी की सारी मशीनें काम करती है पास्कल्स लॉ पर। और मैं कह रहा हूं कि जब भी मैं इन मशीन्स को यूज करवाता हूं, मेरा सबसे पहला पॉइंट पता है क्या होता है, कि कहीं से ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा। मैं पेट्रोल लीकेज की बात नहीं कर रहा हूं। ये सारी की सारी मशीनें हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं, मतलब इनके अंदर, सबके अंदर फ्लूइड होता है। तो जितनी भी आप ताकत देखते हो ना कि एक जगह से उठाकर क्रेन ने दूसरी जगह पर इतना हैवी लोड रख दिया, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है आपका फ्लूइड का। इनके अंदर ऑयल्स होते हैं। पास्कल्स लॉ क्या है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। तो जितनी भी मशीन्स हैं सारी पास्कल लॉ पर काम करती हैं। अब अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं, तो मशीन्स के बारे में नॉलेज लेना भी मेरा ज्यादा, अगर देखो मैं आपको इसको थ्योरेटिकल पढ़ा होता तो मैं इन सबको बता देता, बट अभी नहीं, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा हूं, ऑलरेडी बहुत टाइम लगेगा समझाने में, तो इन फालतू टॉपिक्स पे मैं ज्यादा आपको समझा नहीं सकता। बट आपको क्रेन और जेसीबी पता है ना, ठीक है। अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं, पास्कल्स लॉ होता क्या है, क्योंकि ये सारी मशीन्स है ना, जितना भी हैवी लोड उठा रही है, इधर से उठा रही है उधर रख रही है, या गड्ढा खोद देती है। अब आपने एक्सकेवेटर देखा, एक्सकेवेटर मैंने बोला बहुत खतरनाक उसकी कैपेसिटी होती है, एक्सकेवेशन कर देती है वो। एक्सकेवेटर क्या होगा, मिट्टी को खोद देती है एकदम से। जेसीबी से ज्यादा खतरनाक एक्सकेवेटर होता है। जेसीबी में बकेट होती है, बट जेसीबी से ज्यादा कैपेसिटी। और जेसीबी से आप क्या सोचते हो, जेसीबी से आप 10 मीटर गड्ढा कर दोगे? आप क्या सोचते हो, आप जेसीबी से, मान लो आप ग्राउंड लेवल पर खड़े हुए हो, तो ग्राउंड लेवल से जेसीबी से क्या 1.5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इससे ज्यादा एक्सकेवेशन नहीं कर सकते। एक्सकेवेटर 5-6 मीटर भी चल जाता है। एक्सकेवेटर की रेंज ज्यादा होती है। होता जेसीबी की तरह ही, बट इसमें क्रोलर होता है। जेसीबी में क्या होता है, जेसीबी में टायर्स होते हैं, और इसके जो टायर्स होते हैं एक्सकेवेटर को क्रोलर्स, क्रेन के जो टायर्स होते हैं ना, ये टॉपिक अभी है नहीं, समझा मैं बहुत कुछ सकता हूं। अगर हम आपसे पूछो क्वेश्चन क्या है, पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर, देखो अगर मैं आपसे सिंपल से पूछूं व्हाट इज पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ ये बोलता है कि अगर कोई भी लिक्विड है जिसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, ध्यान से देखना, कोई भी एनक्लोज्ड लिक्विड, अब एनक्लोज्ड लिक्विड का मतलब क्या होता है, ये किसी कंटेनर में बंद है। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है कि आपने, मतलब किसी चीज के अंदर वो लिक्विड बंद है, ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं, बंद है। अगर किसी भी लाइक किसी ट्यूब के अंदर बंद है, किसी पाइप के अंदर बंद है, या किसी कंटेनर के अंदर बंद है, अगर कंटेनर किसी के भी अंदर अगर कोई लिक्विड आपने रखा हुआ है, मान लो ये कंटेनर है, ये कोई कंटेनर हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हम, आपको पता है ये सारी की सारी जो जितनी भी पावर जनरेशन होती है ना, ये जेसीबी वेसीबी के अंदर, ये सब फ्लूइड के कारण होती है। क्योंकि हम क्या, ये मूव जो होता है, ये गड्ढा जो खोदता है, ये क्रेन सारी उठा के रखती है, ये सब भाई सब ऑयल के अंदर प्रेशर दिया जाता है। और अब देखो सिंपल सी बात क्या है, पास्कल्स लॉ बोलता क्या है, पास्कल्स लॉ ये बोलता है कि अगर कोई एनक्लोज्ड फ्लूइड है, आप लिक्विड भी छोड़ दो, भाई फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड एंड गैसेस। अगर हम फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड क्या आता है, लिक्विड भी आता है, गैसेस भी आती हैं। आपने अगर किसी भी एनक्लोज, ये एक एनक्लोज कंटेनर है, यहां पर इसके अंदर कोई लिक्विड भरा पड़ा है या कोई फ्लूइड है, पास्कल्स ये बोलता है कि अगर आपने इसके किसी भी एक पॉइंट पर, दैट मींस अगर आपने इस एनक्लोज्ड लिक्विड पर अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, अगर मान लो आपने इस ए पॉइंट पर यहां से कोई फोर्स लगाया, इस ए पॉइंट पर अगर आपने कोई फोर्स लगाया, तो भाई साहब इस ए पॉइंट से वो सेम मैग्नीट्यूड में ट्रांसफर होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने यहां पर इस जगह पर कोई फोर्स लगाया, तो जो ए पॉइंट पर होगा, जो बी पॉइंट पर होगा, वो सी पॉइंट पर होगा, सब जगह प्रेशर क्या होगा आपका, सेम होगा। सब जगह क्या होगा आपका,
जो प्रेशर होगा वो क्या होगा आपका सेम हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी एंक्लोज लिक्विड में, कोई ऐसा लिक्विड जो किसी भी कंटेनर में या ट्यूब में या पाइप में बंद है, और अगर आपने उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो वो सारा का सारा फोर्स दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर होगा। एक तो दूसरे पॉइंट्स पर भी ट्रांसफर होगा और ऑल डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा। अगर मान लो आपने ए पॉइंट पर कोई प्रेशर लगाया तो वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा और सेम मैग्नीट्यूड में ट्रांसफर होगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे आपकी सारी की सारी मशीन्स जो होती है, हाइड्रोलिक मशीन्स, इतनी हैवी की जो मशीन्स होती है चलती हैं कि अगर मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाया तो अगर मैं अब इस जगह पे प्रेशर चेक करूंगा तो मुझे सेम प्रेशर मिलेगा, और किसी भी डायरेक्शन में चेक करूंगा तो अगर पास्कल्स लॉ को हम छोटे में बोले, अगर हम बोले कि हमने पास्कल्स लॉ में पढ़ा क्या है, हमने ये पढ़ा है। देखो फिर ध्यान से देखना कि किसी भी एंक्लोज फ्लूइड में अगर आपने कोई फोर्स लगाया तो वो फोर्स पूरे के पूरे लिक्विड में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिटेड होता है और सेम मैग्नीट्यूड में ट्रांसमिटेड होता है। और अगर आप किसी भी पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन में देखोगे तो ये हर डायरेक्शन में जो आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है वो इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहने का मतलब क्या है, द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द ऑल डायरेक्शंस, किसी भी पॉइंट पे मैंने ये पॉइंट ले लिया तो इसकी हर डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। और इसी सारे के सारे कॉन्सेप्ट पे या सारी की सारी हैवी मशीन्स काम करती है। इसलिए इन हैवी मशीन्स में ये देखना पड़ता है मैंने कितनी बार काम रुकवा दिया है साइट पर, क्योंकि मैंने देखा कि जो आपकी रिग मशीन होती है, आपने देखा है बोरिंग मशीन कितनी बार मैंने बोरिंग, आप पाइल फाउंडेशन कर रहे हो, बोरिंग चल रही थी, मैंने बोरिंग रुकवा दी। क्यों? क्योंकि उस बोरिंग मशीन में से मैंने ऑयल लीकेज होते हुए देखा है। अगर ऑयल लीक हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रेशर में फर्क पड़ेगा। आप पास्कल्स लॉ तभी वैलिड है जब एनक्लोज कोई कंटेनर हो। दैट मींस मान लो एक पाइप यहां लगा है, एक पाइप यहां लगा है, इनके बीच में कोई फ्लूइड है, ठीक है चलेगा, बट अगर कहीं से लीक हो रहा है तो वो प्रेशर में फर्क पड़ जाता है। तो कहने का मतलब है सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको पास्कल लॉ के ध्यान रखने हैं। अब देखो, अब मैं आपसे सिंपल सा पूछता हूं, कुछ नहीं पढ़ना हमको। पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट में अगर कोई भी पॉइंट रखोगे तो हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या होता है आपका, इक्वल होता है, सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शंस। देखो समझा के अगर मैं आपको कोई भी आंसर पढ़ाऊंगा तो कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा। डिफरेंस ये कि समझाना पड़ेगा, समझाया नहीं क्या पानी बिगड़ा, मुझे क्या जोर लगती है आपको। अगर हम किसी भी चीज को अगर समझेंगे नहीं, अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो आप रट ही नहीं सकते, क्योंकि एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ बायएंट फोर्स। सबसे पहले अगर बायएंट फोर्स की बात है, देखो ध्यान रखना, मैं इसमें आपकी 3 टॉपिक्स को इस जो क्वेश्चंस में करा रहा हूं उसमें मैं जनरली आपको 3 टॉपिक्स को मिस करूंगा। कौन सा? एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, दूसरा प्रेशर मेजरमेंट, तीसरा हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये 3 टॉपिक के क्वेश्चंस मैं आपको इस पीडीएफ में करवाऊंगा। ठीक है, तो इन तीनों के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब एक यूनिट, ये पहली यूनिट छोटी सी है ना, क्योंकि आप 3 यूनिट को एक साथ करोगे तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे, इसलिए मैं 3 एक साथ लेके चलता हूं। द मैग्नीट्यूड ऑफ बायएंट फोर्स। ठीक है, देखो बायएंट होता क्या है, आपने देखा होगा कि जो पानी के टॉप सरफेस पे, आपने देखा होगा पानी के टॉप सरफेस पे बहुत सारी चीजें तैरती है, फ्लोट करती है। पानी के ऊपर कोई पानी है, उसके ऊपर कोई चींटी तैर रही है, कोई लकड़ी तैर रही है, या कोई बोट तैर रही है, तो पानी के अंदर बहुत सारी चीजें तैरती है। मतलब क्या करते हैं, तैरने को क्या बोलते हैं, फ्लोट। तैरने को हम क्या बोलते हैं, फ्लोट। अब इस जो ये तैर पानी के ऊपर, पानी के सरफेस के ऊपर है, किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर, ओनली पानी मतलब लिक्विड लो, किसी भी लिक्विड के ऊपर अगर कोई चीज तैर रही है तो इसका कॉन्सेप्ट किसने बताया था, आर्किमिडीज ने। किसी भी चीज, कोई भी चीज अगर किसी लिक्विड के ऊपर फ्लोट करती है तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, आर्किमिडीज ने। ठीक। अब भाई साहब आर्किमिडीज भाई साहब ने हमें बोला क्या था, आर्किमिडीज ने ये बोला था कि कोई भी बॉडी पानी के अंदर पार्शियली सबमर्ज्ड है या फुली सबमर्ज्ड है। कोई भी बॉडी अगर पानी के ऊपर तैर रही है या पानी के अंदर थोड़ी बहुत डूबी है, थोड़ी बहुत हवा में है, तो पानी उस बॉडी के ऊपर एक, अब मान लो अगर ये वाटर सरफेस है, इसमें आपकी कोई बोट तैर रही है, तो पानी इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है।
पानी इसके ऊपर, देखो अगर आप देखोगे ये देखो बोट है, तो बोट का कुछ हिस्सा तो एयर में है, हवा में है, और ये आप लोग बैठे हुए हो, आप लोग बैठे हुए हो, तो बोट का कुछ हिस्सा तो हवा में रहता है और बोट का कुछ हिस्सा आपका पानी के अंदर है। तो आर्किमिडीज ने सिस्टम प्रिंसिपल बताया था कि अगर कोई भी चीज पानी के ऊपर तैर रही है, चाहे वो पानी के बिल्कुल ऊपर हो या फिर पानी के अंदर थोड़ी पार्शियली सबमर्ज्ड है, तो पानी इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है और इस अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बायएंट फोर्स। और ये बायएंट फोर्स किसके इक्वल होता है? अगर हम बोले ये बायएंट फोर्स किसके इक्वल होता है, तो ये बायएंट फोर्स, ये देखो अगर ये बोट इसके अंदर यहां पर गई तो कुछ देखो यहां पर बोट पानी के अंदर है, तो यहां से कुछ पानी हट गया, भाई देखो यहां पर भी पानी है, यहां से तो पानी नहीं हटा, बट बोट जब यहां अगर मैं इस क्वेश्चन की आपसे बात करूं तो बोट का कुछ पोर्शन तो एयर में है और बोट का कुछ पोर्शन पानी के अंदर सबमर्ज हो चुका है, पार्शियली सबमर्ज बोलते हैं इस कंडीशन को। तो बोट का जो हिस्सा इस पानी के अंदर गया तो बोट ने यहां से कुछ पानी को हटा दिया होगा, उसको बोलते हैं फ्लूइड डिस्प्लेस। जो बोट ने पानी को हटा दिया उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड डिस्प्लेस। बोट ने पानी को हटा दिया इस जगह, तभी तो बोट यहां पर है। तो आर्किमिडीज भाई साहब ने कहा था कि अगर कोई भी बॉडी पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है तो पानी इस बॉडी के ऊपर इसलिए फ्लोट कर रही है क्योंकि एक देखो ये बोट का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो उसको कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड में लगेगा। भाई ग्रेविटेशन फोर्स इस बोट पे जो ग्रेविटी लग रही है वो उसको डाउनवर्ड पोर्शन में लेके जाएगी, बट पानी के अंदर पानी ने अपने अंदर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जनरेट करा जिसको हम बायएंट फोर्स बोलते हैं, जो इस फोर्स को बैलेंस कर रही है, जो इस फोर्स को बैलेंस कर रही है। तो ये जो फोर्स होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? जितना पानी हटा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, वेट ऑफ द, अब बोले कि सर बायएंट फोर्स है कितना? भाई जितना पानी यहां से हटा, किसी भी सबमर्ज्ड बॉडी के कारण जितना पानी वहां से हटा, उसका कुछ वेट होगा, उसका फ्लूइड जितना पानी हटा, जितना भी फ्लूइड हटा उसका जो वेट है वही बायएंट फोर्स के इक्वल होता है। दैट मींस वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इक्वल्स टू बायएंट फोर्स, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इक्वल्स टू बायएंट फोर्स। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अब मैंने आपको समझा दिया, अब आप इसमें लिखने की जरूरत तो कुछ है नहीं। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अब आपको 1 सेकंड में समझ में आएगा क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा तो फिर ये समझ में नहीं आएगा, पानी नहीं है इसके अंदर। हाँ क्वेश्चन पढ़ लो, 1 सेकंड में समझ आ जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायएंट फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय, भाई बायएंसी का कॉन्सेप्ट किसने बताया था? आर्किमिडीज ने। बायएंसी का कॉन्सेप्ट किसने बताया था? आपका आर्किमिडीज ने। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो आपके एग्जाम्स होते हैं ना एसएससी जेई जो आपका होता है, या एसएससी सीजीएल, आप बिलीव नहीं करोगे सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीजीएल में भी क्वेश्चन आता है। भाई उनके तो जीकेवी की होती है ना, उनके तो सब कुछ होता है, जीकेवी के सब आती है कंबाइंड एसएससी सीजीएल में। तो सीजीएल में भी कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि ये जो तैरने का कॉन्सेप्ट है, ये जो बायएंसी का कॉन्सेप्ट है, ये जो बायएंट फोर्स का कॉन्सेप्ट है, वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? आर्किमिडीज ने। मैंने एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन देखा है बहुत बार, क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन है ना, कोई भी चीज तैर रही है उसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट लगता है, ये एक जनरल सिस्टम है जो सब लोगों की लाइफ में, भाई आप कहीं पर भी जाओगे कोई चीज डूब रही है या कोई चीज तैर रही है, ये तो सब लोगों की लाइफ में होता है। आपने देखा होगा कि हाँ कुछ चीज तैरती है, तो एसएससी सीजीएल उन टॉपिक्स को लेती है जो सबकी लाइफ से रिलेटेड होता है। लाइक एक तैरना, डूबना तो सबकी लाइफ से रिलेटेड है, तो इसलिए एसएससी सीजीएल इस क्वेश्चन को देता है। ऐसा नहीं कि ये सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये तो 11th 12th में भी आता है, सिविल इंजीनियरिंग में भी आता है, सब में आता है और नॉर्मल लोगों की लाइफ में भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो ऑफ अ लिक्विड टेक प्लेस। देखो फ्लो ऑफ अ लिक्विड टेक प्लेस ड्यू टू इट्स, देखो मैंने आपसे सिंपल सी बात बताई थी, कभी भी किसी भी फ्लूइड का, ये मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया, फ्लो कब होता है किसी भी फ्लूइड का, फ्लूइड मतलब लिक्विड भी, फ्लूइड मतलब गैसेस भी है, किसी भी फ्लूइड का फ्लो हमेशा तब होगा जब उस फ्लूइड के अंदर डिफॉर्मेशन होगा। मतलब आपने उसमें क्या करा, एक फोर्स लगाया, आपने फ्लूइड के अंदर फोर्स लगाया, आपने फ्लूइड के अंदर फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के कारण फ्लूइड में जो आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है, फोर्स लगाने के कारण फ्लूइड में जो आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है, इस डिफॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लो। अब आप एक चीज देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने कुछ फोर्सेस पढ़े थे,
हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कुछ फोर्सेस पढ़े थे, उसमें से एक फोर्स था शीयर फोर्स। शीयर फोर्स कौन सा फोर्स होता है? अगर मैं आपसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कॉन्सेप्ट पूछूं कि व्हाट इज शीयर फोर्स, ऐसा फोर्स जो किसी भी चीज को काटने की कोशिश करता है। अगर आप केले को काट रहे हो, आप लौकी को काट रहे हो, आप कद्दू को काट रहे हो, तो आप चाकू से एक उस पर ऐसा फोर्स लगाते हो, लौकी पे, टिंडे पे, आलू पे, बैंगन में, सबको काट के बनाया जाता है जनरली। बैंगन तो फ्राई भी होते हैं बट वो भी शायद कटते हैं। तो आप जो चाकू से फोर्स लगा रहे हो ना किसी भी सब्जी पर उसको काटने के लिए, उसको बोलते हैं शीयर फोर्स। ऐसा फोर्स जो किसी को भी काटने की कोशिश करे। अब मैं आपसे भाई साहब सिंपल सी बात पूछता हूं, पानी पर कोई भी फोर्स लगाओ, वो हमेशा फोर्स, पानी के किसी भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओ, वो फोर्स हमेशा, आपने देखा नहीं, आप एक चीज ध्यान से देखना, पानी में अगर मैं हाथ डालूंगा तो क्या मेरा हाथ पानी के अंदर चल बहुत अच्छा समझा दो, ये कैलकुलेटर है, इसके अंदर मैं अभी हाथ डालने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मेरा उंगली इसको मेरी उंगली इसको चीर के इसके आर पार हो गई? इस कैलकुलेटर में, केसीओ का जो कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर को मैं अगर मैं अपनी उंगली से चीरने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखो मैं इसको चीरने की कोशिश कर रहा हूं, इसको काटने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मेरी ये कट गया? नहीं, क्योंकि इसके अंदर इतना शेयर स्ट्रेस है। देखो मैंने फोर्स लगाया, मैंने इसको काटने की कोशिश करी, मैं शेयर फोर्स लगा रहा हूं, बट इसने अपने अंदर इतना शेयर स्ट्रेस डेवलप कर लिया जो मेरे शेयर फोर्स से ज्यादा है। इसके अंदर का जो इंटरनल शेयर स्ट्रेस है वो मेरे फोर्स से ज्यादा है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप बोलोगे अरे सर आप तो टाइम वेस्ट करते हो। भाई साहब आप देखा फ्लूइड में हर जगह शेयर फोर्स मिला हुआ दिखेगा या शेयर स्ट्रेस। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, आपके दिमाग में ये आ सकता है सर नॉर्मल फोर्स भी हो सकता है, क्योंकि भाई साहब पानी में किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा दो, फ्लूइड में आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा दो, वो हमेशा आपका उसको काटने की कोशिश करता है। तो याद रखना कि पानी के अंदर कोई भी जो फोर्स लगेगा वो हमेशा कौन सा फोर्स होता है? आपका शेयर फोर्स। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए फ्लूइड में आपने देखा था न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या था? तो इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल du by dy। आप में किसी के दिमाग में है कि यहाँ पर शेयर स्ट्रेस क्यों आया? भाई यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस भी आ सकता था, क्यों पानी के अंदर शेयर स्ट्रेस आता है? क्योंकि पानी के अंदर जो फोर्स आप लगाते हो ना, हमेशा उसको काटने की कोशिश करता है, और जो फर्स्ट किसी को चीज काटने की कोशिश करता है उसके अंदर हमेशा शेयर फोर्स लगेगा, और जो लिक्विड या फ्लूइड अपने अंदर जो स्ट्रेस जनरेट करेगा वो शेयर स्ट्रेस। कॉन्सेप्ट जरूरी है, क्योंकि आप तो देखो व्हाट इज फ्लो डिफॉर्मेशन अंडर शेयर फोर्स। बहुत अच्छा है ये चार्ट मैंने जो आपको इस तरीके से बना के रखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिख लो, क्योंकि थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा अगर आपने पहले की थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ी है तो। बोला मैं शुरुआत में टाइम ले सकता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत स्पीड में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर इंटेंसिटी। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी अगर द प्रेशर इंटेंसिटी इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट एनी पॉइंट, मतलब अगर एक फ्लूइड है, ये आपका लिक्विड है, अगर हम इसके किसी भी पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट है, तो सिंपल फॉर्मूला है, अगर हम किसी भी फ्लूइड के अगर किसी भी पॉइंट पर अगर हम प्रेशर इंटेंसिटी की बात करें, प्रेशर इंटेंसिटी आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया, तो वो कितना होता है? सिंपल सा फॉर्मूला इसका, यूनिट वेट ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय जितनी भी आपकी डेप्थ है। ये जो डेप्थ है, अगर हम ये जानना चाहें कि एक लिक्विड है, इसकी किसी भी डेप्थ पर प्रेशर इंटेंसिटी कितनी होगी, तो जो भी लिक्विड का आपका यूनिट वेट है उसका मल्टीप्लाई कर दो डेप्थ से, आपको प्रेशर इंटेंसिटी मिल जाएगी। इजी सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज्यादा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है जी, मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़ाए थे, और मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड से इतने क्वेश्चंस आते हैं जिसकी हद नहीं है। अभी तो मैं आपको कुछ भी क्वेश्चंस नहीं करा रहा, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड है अभी मैं आपको कुछ भी क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, कुछ भी क्वेश्चंस नहीं करा रहा। क्वेश्चंस तो मैं आपको कराऊंगा, अभी तो उससे 15-20 क्वेश्चन आएंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड है, उससे तो 15-20 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, पर इनसे भी बीच में थोड़े बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो व्हाट इज आइडियल फ्लूइड। अगर मैं आपसे आइडियल फ्लूइड की बात करूं, भाई ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर ना तो कोई विस्कोसिटी होती है और ना कोई कंप्रेसिबिलिटी होती है, उसको हम आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। और रियल में कोई भी फ्लूइड आइडियल फ्लूइड नहीं होता। मैंने आपको आइडियल फ्लूइड पढ़ाया था, ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर कोई भी विस्कोसिटी नहीं होती है और कोई भी आपका कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, उसको आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? इंटरनल फ्रिक्शन। अगर हम बात करें विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी की अगर मैं आपसे बात डिस्कस करूं तो विस्कोसिटी होता क्या है भाई? विस्कोसिटी होता है इंटरनल फ्रिक्शन। और अगर यहां पर आपने फ्रिक्शनलेस लिखा हुआ है, तो फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या? उसके अंदर इंटरनल फ्रिक्शन ही नहीं है। और बड़ी फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या है? जिसके अंदर फ्रिक्शन नहीं है, और जिसके अंदर फ्रिक्शन नहीं है उसके अंदर तो विस्कोसिटी भी नहीं होगी और ना कंप्रेसिबिलिटी होगी। तो इजी सा क्वेश्चन है, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगी मतलब इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या? जिसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो दूसरा फ्रिक्शनलेस। ठीक है,
इज द क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे अगले क्वेश्चन की बात करूं, ध्यान से देखना। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। अरे यार ज्यादा ही छोटा हो जाएगा, ये तो ज्यादा ही छोटा हो रहा है। इसको कैसे करें? ठीक है, वो देख लेंगे जो छुप रहा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अ रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट की साइज क्या है? 1.25, x कितना दिखा रखा है 1.25 और y कितना दिखा रखा है 2.4। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है 1.25 into 2.4 की, इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.85। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका साइज 1.25 into 2.4 है और वो आपका इमर्ज हो रहा है किसमें? ऐसे लिक्विड में जिसकी डेंसिटी है 0.85। विद इट्स, इसमें लिखा भी है, देखो, विद इट्स 1.25 साइड हॉरिजॉन्टल, आप पढ़ो कि जो 1.25 साइड है वो हॉरिजॉन्टल है और ये प्लेट पानी में इमर्ज है, मतलब डूबी हुई है और आपके वाटर सरफेस को टच कर रही है, वाटर सरफेस को आपके टच कर रही है। रेक्टेंगुलर प्लेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर प्लेट 1.25 into 2.4 is immersed in a liquid of relative जो डेंसिटी 0.85 है। इन्होंने लिखा है कि जो 1.25 है वो हॉरिजॉन्टल है और वो जो ये जो प्लेट है वो वाटर सरफेस को टच कर रही है। अब ये जो प्लेन है विद द प्लेन ऑफ प्लेट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये पानी का फ्री सरफेस है, टॉप सरफेस, इसके अंदर एक प्लेट है जो कि आपकी डूबी हुई है और जो प्लेट आपकी डूबी हुई है, प्लेट का साइज क्या था? प्लेट का अगर हम साइज देखें तो प्लेट का साइज क्या था? ध्यान से देखना, 1.25 और इसकी x क्या था? 2.4। ये प्लेट इस तरीके से डूबी हुई है और ये प्लेट जो है आपका कितना एंगल बना रही है? हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एंगल बना रही है आपका 60 डिग्री। ध्यान से देखना। अब इन्होंने आपसे पूछा है कि इस प्लेट पर कितना प्रेशर फोर्स लगा हुआ है, प्रेशर फोर्स इस प्लेट पर कितना प्रेशर फोर्स। अब देखो, ध्यान से देखो, एक टॉपिक है, मैंने आपसे बताया हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। अगर मैं आपसे डिस्कस करूं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा होता है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आपका फ्लूइड रेस्ट पर है, भाई जब आपका फ्लूइड, मतलब फ्लूइड क्या है? फ्लूइड पे मूवमेंट नहीं है। जैसे मैं आपसे बोलूं, अगर मैंने ग्लास में ग्लास में पानी हमने भर दिया, आपने ग्लास में पानी भरा वो टेबल पे रख दिया, तो उस टेबल के अंदर कुछ भी मूवमेंट नहीं है, फ्लूइड आपका रेस्ट पर है। बट अगर मैं उस पानी के, देखो प्लीज ध्यान से देखना, अगर हमने क्या करा, एक ग्लास में पानी भरा और वो टेबल पे रख दिया, तो क्या अभी मानो उस ग्लास को आप हिला नहीं रहे हो, आपने वो आइडली रख दिया, तो क्या उस ग्लास के पानी में कोई मूवमेंट है? आप बोलोगे नहीं सर, फ्लूइड क्या है? फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड आपका एट रेस्ट है, फ्लूइड एट रेस्ट। अब अगर आपका फ्लूइड रेस्ट पर है, अब मान लो हमने पानी के अंदर अगर चीनी डाल दी, शुगर डाल दी, तो शुगर करेगी सेटल होके ग्लास के नीचे चल जाएगी। भाई अगर एक ग्लास का पानी है, आपने पानी रखा हुआ है, अब आपने चीनी डाल दी, तो अगर मैं आपसे पूछूं चीनी के ऊपर कोई प्रेशर लग रहा होगा क्या? हाँ बोलोगे, हाँ सर बिल्कुल लग रहा है। देखो पानी के अंदर मूवमेंट नहीं है, फ्लूइड आपका रेस्ट पे है, बट फिर भी अगर मैंने इसमें चीनी के कुछ टुकड़े डाल दिए, जो पार्टिकल्स मतलब चीनी के जो क्यूब्स होते हैं, वो अगर मैंने इसके अंदर डाल दिए, तो इसके अंदर आपका फिर भी प्रेशर लगेगा। क्यों? क्योंकि जो ऊपर पानी का वेट है ना, ये ऊपर, ये देखो ऊपर पानी भरा है, अब ये पानी का जो वेट है ड्यू टू ग्रेविटी, पानी का जो वेट है ड्यू टू ग्रेविटी डाउन डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो ये शुगर पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर फोर्स लग जाएगा और इस टाइप के प्रेशर को हम बोलते हैं टोटल प्रेशर। कहने का मतलब ये है कि जब आपका फ्लूइड रेस्ट पे है और अगर कोई भी चीज पानी के अंदर सबमर्ज होती है, तो पानी के वेट के कारण भी, जैसे अगर ये जो चीनी मैंने डाली है इसके अंदर, इस पानी के वेट के कारण, पानी का जो वेट है इसके कारण इसके अंदर प्रेशर फोर्स लग रहा है ड्यू टू द वेट ऑफ लिक्विड। और अगर किसी भी चीज का वेट है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और अगर किसी भी चीज पर फोर्स लगता है, देखो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ना पानी के वेट का, इसके अब ऊपर जो चीनी के पार्टिकल्स के ऊपर, दैट मींस कोई भी चीज अगर इमर्ज होती है, फिर अगर फ्लूइड अगर उसमें मोशन में नहीं है, फ्लूइड अगर रेस्ट पे है, तो
जो प्रेशर पानी में लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल प्रेशर। और किसी भी मेंबर के जिस पॉइंट पे ये प्रेशर लगता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। ध्यान से देखना, कहने का मतलब क्या है, आप इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन तो मैंने पूरा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, मैं आपको वापस दिखाता हूं। अब देखो, अ रेक्टेंगुलर प्लेट 1.25 इधर साफ देखो, मैं बनाता हूं फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये प्लेट थी, इस तरीके से दी है, क्योंकि इसने बोला कि एंगल बन रहा है, और मैंने पानी के ऊपर टच क्यों करा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है साइड हॉरिजॉन्टल टचेस द फ्री वाटर सरफेस। इसने बोला कि जो प्लेट है ना वाटर सरफेस को टच कर रही है। यहां पर कितना था, कितना था 2.4, ये था आपका 1.25, और ये जो एंगल बन रहा था 60 डिग्री बन रहा था। अब आप ध्यान से देखना, अगर हम किसी भी चीज के टोटल, ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला क्या था, तो सिंपल सा फॉर्मूला टोटल प्रेशर फोर्स का, रो जी ए इंटू एच बार। अभी टोटल प्रेशर फोर्स क्या है, बताया ना कि आपको, जब भी फ्लूइड आपका रेस्ट पर होता है और फ्लूइड के वेट के कारण अगर किसी भी बॉडी पर, अगर ये अभी हम देखें तो एक प्लेट है, प्लेट पानी के अंदर डूबी पड़ी है। अगर अभी मैं आपसे यहाँ पर ध्यान से देखूं तो यहाँ पर एक प्लेट है जो पानी के अंदर डूबी पड़ी हुई है, यहाँ पर एक ऐसी आपकी प्लेट है जो पानी के अंदर इमर्स्ड है। तो इमर्स होने के कारण, वेट के कारण इस पर फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लगेगा उसको टोटल प्रेशर फोर्स बोलेंगे। और इन्होंने आपसे यहाँ पर टोटल प्रेशर फोर्स ही पूछा है क्वेश्चन में। सिंपल सा फॉर्मूला टोटल प्रेशर फोर्स का, और जिस पॉइंट पर ये टोटल प्रेशर फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। ये हाइड्रोस्टैटिक का टॉपिक का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर रो क्या है, यहाँ पर तो डेंसिटी होगी भाई, ध्यान से देखना। क्या डेंसिटी है, 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी क्या होती है, 1000 kg पर, है ना। बट यहां पर इन्होंने, आपसे ध्यान से देखो, यहां पर आपके सामने इन्होंने रिलेटिव डेंसिटी कितनी दे रखी है, 0.85। भाई ध्यान से देखना, हम पानी की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। इन्होंने रिलेटिव डेंसिटी कितनी दे रखी है यहां पर, भाई ये रो क्या है, डेंसिटी है, कितने दे रखी है आपकी 0.85। जी कितना आता है 9.8। सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला देखो, टोटल प्रेशर क्या होता है, मैंने देखो, हमको हड़बड़ी नहीं करती। क्या हमें आज की तारीख में, अभी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, क्या आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का पता है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स किसको बोलते हैं? हमें अच्छी तरीके से पता है कि हाइड्रोस्टैटिक क्या है, टोटल प्रेशर क्या है। ठीक है, इसने आपसे टोटल प्रेशर फोर्स का पूछा है। डेंसिटी कितनी दे रखी है आपकी 0.85, जी आपने क्या लिख दिया 9.8। एरिया क्या है, 1.25 into 2.4, 1.25 into 2.4। और आपका अब ये h बार क्या होता है, ध्यान से देखना। ये h बार अगर बात करें, इस h बार को बोलते क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी, कोई भी प्लेट है ऑफ बॉडी, फ्रॉम द फ्री सरफेस। ये पानी का क्या, फ्री सरफेस है, फ्रॉम द फ्री सरफेस। देखो इस चीज को आपको बहुत ध्यान से देखना है, वरना आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को भाई साहब बहुत ज्यादा ध्यान रखना, वरना ये क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हमने रो पता है, डेंसिटी होता है, जी पता है 9.8, एरिया पता है h बार। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, भाई जो भी बॉडी आपकी इमर्ज है उसको सेंटर, जैसे मैं बोलूं ये आपका एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसका ये साइड अगर 3 मीटर है तो टॉप से भाई सेंटर क्या होता है, इसके आधे पर होगा, 3 का आधा कितना होता है, 1.5 होता है। जो अगर इसकी y की डायमेंशंस है, अगर वो 3 मीटर है तो रेक्टेंगुलर प्लेट का आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा, 1.5 मीटर। बट आपको ध्यान रखना है, ये जो h बार है ना आपका, ये जो आपका h बार है, ये इस फ्री सरफेस से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक होता है। ये जो फ्री सरफेस है ना, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, ये ध्यान से देखना। हमें फ्री सरफेस से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, इसको ये h बार बोला जाता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं ध्यान से देखना, आपसे प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करना है, ये h क्या है, जो भी लिक्विड का फ्री सरफेस है उसके फ्री सरफेस से लेके बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की डिस्टेंस, इसको h बार बोला जाता है। ये एरिया हो गया, ये जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रो क्या होता है, डेंसिटी इन केजी पर क्यूबिक मीटर। अब आपको एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट देखनी पड़ेगी, वरना आप ये कर दोगे क्वेश्चन गलत। यहां पर लिक्विड की डेंसिटी नहीं देके रखी हुई, क्या देके रखी हुई है, रिलेटिव डेंसिटी। भाई डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, अगर मैं आपसे बोलूं डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। बट यहां पर डेंसिटी क्या लेकर रखा है, रिलेटिव डेंसिटी। दैट मींस इसको आपको डेंसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई यहां पर इन्होंने वाटर सरफेस लिख दिया, देखो यहां पर वाटर लिखा हुआ है, और कितने रिलेटिव डेंसिटी देकर रखी है, 0.85। तो दैट मींस
पानी की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, बट यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी लिख के रखा है, दैट मींस आपको 0.85 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मींस 850 kg पर क्यूबिक मीटर। हमेशा ध्यान रखना आपको यहाँ पर जो डेंसिटी रखनी है ना वो kg पर क्यूबिक मीटर में होती है। देखो 0.85 into 1000, हमने 1000 मल्टीप्लाई नहीं करा into 1000, आप ध्यान से देखना। दैट मींस अगर हम रॉ की बात करें रिलेटिव डेंसिटी को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया यार, इसको 850 into 1000, ठीक है, into एरिया का था 1. अब देखो h बार देखना, देखो ये कोई चीज है, ये थीटा है, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, ये साइड है ना, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो क्या बन जाएगा, रिजॉल्व करने से क्या बन जाएगा cos थीटा। अगर कोई भी फोर्स होता है P तो उसको रिजॉल्व cos थीटा, और ये क्या बन जाता है आपका P sin थीटा। आप ध्यान से देखना, इस साइड को मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, ये साइड की डायमेंशन क्या है यार। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा मैंने जल्दी ले लिया है, बट टेंशन ना लो, आप थोड़ा बहुत कांसेप्ट याद रखो। अभी इसके जैसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारे कराऊंगा, आपको मे भी हो सकता है इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा हो, आप कंफ्यूज मत हो। अभी इसके जैसे क्वेश्चंस मैं आपको बहुत सारे करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। इस क्वेश्चन में आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझो। क्या हमने देखा कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पता लग गया, टोटल प्रेशर फोर्स पता लग गया, सेंटर प्रेशर पता लग गया। तो अभी हमने देखा कि हाँ, अभी हमने प्रेशर फोर्स देखा कि भाई प्रेशर फोर्स का जो फॉर्मूला होता है टोटल प्रेशर का, वो रो जी एच होता है, रो डेंसिटी जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए एरिया, और एच बार इसके फ्री सरफेस लेके सेंटर। अब देखो ये बॉडी एक इंक्लाइन बॉडी है, अगर मुझे इसके सेंटर तक की डिस्टेंस चाहिए ना तो मुझे इस साइड को रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं इस साइड को, देखो ये थीटा है तो एक साइड तो ऐसे रिजॉल्व होगी, एक साइड ऐसे, तो इस साइड को अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो बड़े वाली साइड का डायमेंशन है 2.4, देखो ये बन जाएगा cos थीटा और ये वाला बन जाएगा आपका sin थीटा, दैट मींस 2.5। अगर मैं h बार की बात करूं तो ये, अगर मैं इस इंक्लाइन साइड को अगर मैं वर्टिकल में कन्वर्ट करूं तो वो क्या बन जाएगा 2.4 sin थीटा। बट आपको याद रखना है कि रेक्टेंगल का सेंट्रोइड हमेशा सेंटर पे होता है, तो हम इसको डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे 2, क्योंकि हमें हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए। अभी जब मैंने देखो इनटू 2.4 sin थीटा, ये आपने इस इंक्लाइन साइड को वर्टिकल में तो कन्वर्ट कर लिया, बट अभी आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए, तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे 2 से। अगर आप सिंपल सा देखोगे, एक्चुअली इस बोर्ड में मैं मिटा नहीं सकता, हमारे पास क्या बन गया, देखो मैं आपको फाइनली बता देता हूं। हमारे पास क्या क्या है 0.85 into 1000 into 9.8, ठीक है, into 1.25 into 2.4 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं 1.2, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी मेरे पास आ रहा है 12495, साइन क्या है, एंगल क्या देगा 60, साइन 60 कितना आपका 0.866 into 12495, 10820 तो आ ही नहीं रहा, 1082 यार मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं, एक काम करते इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखो, इस क्वेश्चन में आप थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखो। अभी हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी हाइड्रोस्टैटिक क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इस टॉपिक आप बोलोगे सर आपने एकदम से जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस देते ना, हम थोड़ा उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। आप एक काम करो, इसमें जो मैंने फॉर्मूला लगाया ना हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस का, बस अभी आप जो मैंने डेफिनेशन बताई थी कि फ्लूइड एट रेस्ट, आप उसी को करो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे, हमारा आंसर भी गलत आ रहा है, पता नहीं क्यों। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर चेक करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो स्पेसिफिक वेट ऑफ ए लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर। देखो सिंपल सा फंडा है ये, हम स्पेसिफिक वेट के बारे में बात करें, यूनिट वेट के बारे में बात करें, या डेंसिटी के बारे में बात करें, किसी भी कोई लिक्विड है, अगर हम उस लिक्विड की डेंसिटी को, द रेशियो स्पेसिफिक वेट ऑफ ए लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर, अगर हम किसी भी लिक्विड की अगर बात करें, अगर उसकी डेंसिटी को, अगर हम वाटर की डेंसिटी से लिक्विड की डेंसिटी को या लिक्विड की यूनिट वेट को, अगर हम वाटर की डेंसिटी या वाटर की यूनिट वेट से अगर डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, एनी लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। बच्चा वाला क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस, यार ये तो आपने 100 में ही पढ़ा था, चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये होता है आपका सिंपल सा बल्क मॉड्यूलस का, तो हर जगह सेम फॉर्मूला है। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक, जो भी प्रेशर है, प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस। बच्चों वाला क्वेश्चन था। द बायनेंसी डिपेंड ऑन बाइंड फोर्स, वही आपका आर्किमिडीज वाला सिस्टम था भाई। अगर हम आर्किमिडीज के बारे में बात करें, आर्किमिडीज ने हमारा बायनेंसी का कांसेप्ट दिया था,
और क्या बोलता है कि अगर कोई बाइंड फोर्स लगता है तो किस पर डिपेंड होता है, बाइंड फोर्स डिपेंड ऑन द weight of the fluid displaced, the buoyancy depends on the weight of the fluid displaced। बच्चा का क्वेश्चन है। मैनोमीटर इज अ डिवाइस, प्रेशर मेजरमेंट के लिए काम आता है मैनोमीटर। मैनोमीटर के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। अगर हम आपसे आगे बार डिस्कस करते हैं व्हाट इज कैपिलैरिटी, देखो ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे कैपिलैरिटी के बारे में बात करूं, व्हाट इज कैपिलैरिटी, अगर कोई भी ट्यूब हम पानी के अंदर डालते हैं, मान लो आपने दोनों साइड से ओपन एक ट्यूब थी, वो आपने पानी के अंदर डाल दी, तो पानी क्या होता है, ट्यूब के अंदर भर जाता है। और पानी अगर ट्यूब के अंदर भरा, लाइक कोई पानी इस तरीके से हमारा है, ये सब पानी है, ये वाटर है, आपने ट्यूब अंदर इसके अंदर लगे, तो पानी देखो जरूरी नहीं कि पानी ऊपर चढ़े, पानी इसके ऊपर इस तरीके से पानी इसके अंदर भर जाता है। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, कैपिलैरिटी। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज कैपिलैरिटी, द राइज एंड फॉल ऑफ ए लिक्विड इन अ स्मॉल ट्यूब, द राइज, अभी पानी इसके अंदर बढ़ा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी राइज। कभी कभार क्या होगा, कुछ ऐसा आपने लिक्विड डाला तो ये और नीचे हो जाता है, तो इसको हर बार ये नहीं कि पानी, इतना कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस नहीं करेंगे। मान लो आपने कोई ट्यूब किसी भी ओपन कंटेनर के अंदर डाली तो पानी उसको ऊपर चढ़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिलरी राइज, ठीक है। अगर हम कैपिलरी राइज के बारे में बात करें तो आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई जो पानी उसके ऊपर, जो ट्यूब के अंदर अगर पानी उसके ऊपर चढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिलरी राइज, ठीक है। अगर हम कैपिलरी राइज की बात करें तो कैपिलरी राइज जो होता है वो आपका तीन चीजों पर डिपेंड करता है, किस किस पर, एक तो स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक वेट मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दूसरा डायमीटर ऑफ ट्यूब, एंड तीसरा आपका सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन आपको पता ही है, पानी, अगर हम पानी कभी भी किसी चीज के ऊपर पानी फेंकेंगे तो पानी क्या छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में भर जाता है, उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। सरफेस टेंशन जो फोर्स उसके अंदर लगता है जिस कारण पानी अपनी एक स्फेरिकल शेप को ले लेता है। सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से पता होगा। अब इसलिए पूछा है कि जो कैपिलैरिटी है ना वो आपकी किस किस पर डिपेंड करती है। मैंने आपसे बताया स्पेसिफिक वेट डेंसिटी मतलब डेंसिटी, दूसरा डायमीटर जो कि उन्होंने नहीं लेके रखा हुआ है, तीसरा आपका सरफेस टेंशन। तीन चीजों पर डिपेंड होता है, स्पेसिफिक वेट, डायमीटर ऑफ ट्यूब, जो कैपिलरी का कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया था, राइज इन द ट्यूब, तो स्पेसिफिक वेट पे डिपेंड होगा जो कि ऑप्शन में दे रखा है, डायमीटर का दे रखा है, जो नहीं दे रखा है और सरफेस टेंशन, तो दैट मींस ए 1 and 4 इसका आंसर है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है। अब इसके बाद न्यूमेरिकल्स है, तो इसके न्यूमेरिकल भी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपको एकदम से कराना ठीक नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले मैं आपको कराता हूं। टेक केयर, बाय बाय।